नमस्कार। आज के इस आधुनिक युग में भी जनसामान्य के एक बड़े वर्ग के लिए मीडिया ही सूचना का पहला स्रोत होता है। ऐसी स्थिति में किस समाचार को किस रूप से प्रदर्शित किया जा रहा है, किस समाचार को बताया जा रहा है, किस समाचार को नहीं बताया जा रहा है, ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मीडिया का सामान्य जनमानस की विचारधारा को आकार देने में बहुत अहम भूमिका होती है, जिसे हम कदाचित नहीं नकार सकते। विगत 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदू उत्पीड़न का एक नया कुचक्र शुरू हो गया, जिसके बाद से ही दिन प्रतिदिन सांप्रदायिक हिंसाओं की घटना नई ऊंचाई छू रही है। हिंदुओं को चिन्हित कर उनकी हत्याएं की जा रही हैं। हिंदू महिलाओं के साथ यौन हिंसा की समाचार सतत बढ़ते जा रहे हैं। देवालयों में स्थापित विग्रह अवतारों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। हिंदुओं को घरों पर आक्रमण कर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। इन सब के बाद भी पश्चिमी मीडिया बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन को जेनजी रिवॉल्यूशन के रूप में प्रदर्शित कर रही है। शेख हसीना के बांग्लादेश से निकलने के बाद जो कार्य सबसे पहले किए गए उनमें से एक था बांग्लादेश के राष्ट्रपिता व शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की मूर्तियों का विध्वंस। मीडिया इस घटना को कथित तानाशाही के विरुद्ध लोगों के विरोध के रूप में दिखा रही है, परंतु वास्तव में ये घटना हिंदू द्वेष से प्रेरित थी। इस घटना को उन कट्टरपंथी बांग्लादेशी मुस्लिमों ने आकार दिया जो निरंतर मूर्तियों एवं विग्रह अवतारों के विरुद्ध विषाक्त परिस्थिति का निर्माण करते हैं। पश्चिमी मीडिया के द्वारा बांग्लादेश पर की जा रही रिपोर्टिंग में हिंदू उत्पीड़न जैसे विषय पूर्णतः नदारद हैं। बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद विभिन्न मीडिया संस्थानों ने लेख प्रकाशित किए, जिसके शीर्षक कुछ इस प्रकार थे। द गार्जियन ने लिखा कि वी हैव ऑस्टेड दिस रिजीम एंड विल डू सो अगेन, द स्टूडेंट ब्रिंगिंग द चेंज टू बांग्लादेश। बांग्लादेश में कथित छात्र क्रांतिकारियों के बाद कौन सा नया बदलाव, विशेषतः सकारात्मक बदलाव आया है, ये हमें तो नहीं दिख रहा है। लेख वालों को भी नहीं पता है कि कौन सा बदलाव आया है, लेकिन लिखने में क्या जा रहा है, लिख दिया। ब्लर्ब ने लिखा कि जेनजी बांग्लादेश सेज देयर प्रोटेस्ट में हैव एंडेड बट देयर ड्यूटी टू द नेशन परसिस्ट, इंस्पायरिंग ओल्ड कंपैट्रियट्स। इस लेख में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के साथ साथ अल्पसंख्यकों पर हो रहे उत्पीड़न का केवल वर्णन मात्र है। शेष पूरा लेख कथित क्रांतिकारियों की प्रशंसा में ही व्यर्थ है। इसी प्रकार से द इंडिपेंडेंट ने भी हाउ बांग्लादेश स्टूडेंट कैरीड आउट वर्ल्ड फर्स्ट जेनजी रिवॉल्यूशन शीर्षक के साथ एक लेख प्रकाशित किया। इस लेख में हर उस घटना को सराहा गया जिसे कम से कम हम एक सभ्य समाज के रूप में कभी स्वीकृति नहीं दे सकते, चाहे वह शेख हसीना के आधिकारिक भवन में लूट मचाना हो, उनके अंडरगारमेंट्स को प्रदर्शित करना हो, या फिर एक राष्ट्रपिता के रूप में शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति का विध्वंस हो। लेकिन इस पूरे लेख में हिंदू उत्पीड़न नहीं, कदाचित नहीं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिस भी पश्चिमी जगत की मीडिया संस्थान ने हिंदू उत्पीड़न की बात की है, उसके साथ उसने अवश्यतः अवामी लीग के कार्यकर्ताओं का नाम जोड़ा है, क्योंकि उनके अनुसार बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है वो सांप्रदायिक नहीं है, वो राजनीतिक उत्पीड़न है। लेकिन यदि वास्तव में ऐसा होता तो क्या कोई मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है कि देवालयों में स्थापित विग्रह अवतारों को क्यों ध्वस्त किया जा रहा है? क्योंकि वो तो किसी राजनीतिक दल के लिए मतदान तक नहीं करते। हिंदू उत्पीड़न के विषय में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था हिंदूज इन बांग्लादेश फेस रिवेंज अटैक आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स एग्जिट। इनके अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कृत्यों का प्रतिशोध मात्र है, अर्थात हिंदुओं ने अवश्य पूर्व में कुछ बुरे कार्य किए होंगे जिनका उनसे प्रतिशोध लिया जा रहा है। लेकिन इस पूरे लेख में कोई ऐसे बुरे कार्य नहीं बताए जाते जो हिंदुओं ने पूर्व में किए हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही सोशल मीडिया पर न्यूयॉर्क टाइम्स को विरोध का सामना करना पड़ा, झट से उन्होंने अपना शीर्षक बदल लिया। नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस अर्जेस पीस एज ही इज सॉर्न इन एज बांग्लादेश लीडर। इस शीर्षक के साथ द गार्जियन ने बांग्लादेश पर एक अन्य लेख प्रकाशित किया जिसमें पुनः वही बताने का प्रयास किया गया कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बस राजनीतिक मामला है, सांप्रदायिक नहीं है। इस पूरे लेख में एक विशेष घटना पर विशेष जोर दिया गया है
जिस घटना में मुसलमान पड़ोसियों ने एक हिंदू मंदिर की सुरक्षा के लिए अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ मिलकर मंदिर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक दीवार बनाई। इस एकमात्र घटना को द गार्जियन ने एकता के विलक्षण उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन धरातल पर हो रहे अधिकांश हिंदुओं के साथ जो भयावह घटनाएं हो रही हैं उसका इसमें कोई वर्णन नहीं है, उसका कोई विवरण नहीं है। फिर भी यदि हम द गार्जियन की बात मान लें तब भी यहाँ पर प्रश्न वही आएगा घूम फिर के कि देवालयों पर कौन और किस उद्देश्य के साथ आक्रमण कर रहा था। इसके अलावा पश्चिमी मीडिया शेख हसीना और उनकी पार्टी के समर्थकों पर हिंसक मामलों को निहित रूप से उचित ठहराकर एक बहुत ही भयावह उदाहरण स्थापित कर रही है। ये विडंबना है कि पश्चिम जो स्वयं को अल्पसंख्यक और लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करता है, वह आज स्पष्ट रूप से एक संकीर्ण और पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का प्रचार कर रहा है, जो विदेश में किसी राजनीतिक दल के समर्थकों पर हो रहे क्रूर हमलों को उचित बताता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात और जो रेखांकित की वह ये कि पश्चिमी मीडिया संस्थान कितने खोखले और पाखंडी हैं कि वह अपने कथित सिद्धांत के अनुसार नहीं बल्कि परिस्थिति के अनुसार अपना पक्ष तय करते हैं। एक और पश्चिमी मीडिया बांग्लादेश में चल रहे हिंदू उत्पीड़न को कवर करने के लिए स्पष्ट रूप से अनिच्छुक है, लेकिन वही सोशल मीडिया पर प्रसारित संभावित फर्जी खबरों की जांच के लिए उनकी रुचि अलग स्तर पे है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है फ्रांस 24 अटैक्स एंड ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन थ्रेटन बांग्लादेशी हिंदूज। इस शीर्षक के साथ फ्रांस 24 ने लेख प्रकाशित किया। यदि आप इस लेख को एकदम सरलता से पढ़ेंगे तो भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बड़ी सहजता के साथ समझ आ जाएंगी। पहला ये कि हिंदू उत्पीड़न जैसे विषय को इसमें कोई विशेष महत्वता नहीं दी गई है। दूसरा, बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ धरातल पर घटित वास्तविकता से अधिक इन्हें चिंता है सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों की। तीसरा लेकिन अंतिम नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विषय में भारतीय हिंदू गलत समाचार फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे लेख ने बड़ी ही अशिष्टता के साथ बांग्लादेश में हो रहे हिंदू विरोधी नरसंहार का दोष भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मढ़ दिया तथा कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ हिंदू पहचान के कारण आज भारतीय मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रही हो गए हैं, जिसके कारण वे बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के पैमानों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए सोशल मीडिया पर झूठे पोस्ट प्रसारित कर रहे हैं। धरातल की वास्तविकता से दूर सोशल मीडिया पर संभावित फर्जी खबरों की खोज में फ्रांस 24 अकेला नहीं है। BBC, द वायर, अल जजीरा, डाउचे वेल जैसे अनेक मीडिया संस्थान इसी पंक्ति में आज भी पंक्तिबद्ध हैं। लेकिन दुनिया के विभिन्न भागों में जब मुसलमान पीड़ित होते हैं तो आप कितने ऐसे समाचार सुनते हैं या कितने ऐसे समाचार आप देखते हैं। ऐसे विषयों में मीडिया अति संवेदनशील हो जाती है स्वतः। हालांकि जब पीड़ित असहाय हिंदू होते हैं तो वही मीडिया उनके साथ हुए अपराध के लिए स्वयं उनको ही दोषी बताती है। इस बात पर जितना जोर दिया जाए उतना कम है कि मीडिया, बॉलीवुड और शिक्षा जगत का एक पूरा तंत्र हिंदुओं के दुखों और संघर्षों को नकारने के लिए एकजुट होकर काम करता है। भारत की अपनी बॉलीवुड हस्तियां जिनका दिल गाजा या यूक्रेन जैसे दूर देशों में कुछ होने पर धड़क उठता है, वे अपने ही घरों में हो रहे हिंदुओं के निर्मम सामूहिक उत्पीड़न के प्रति उदासीन बने हुए हैं। उदाहरण के लिए मई 2024 में राफा में इजराइल की कार्रवाई की निंदा करने वाले ऑल आइज ऑन राफा हैशटैग को लगभग सभी प्रमुख बॉलीवुड हस्तियों ने सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया। हालांकि जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की निंदा की बात आई तो केवल तीन बॉलीवुड हस्तियां प्रीति जिंटा, रवीना टंडन और भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हिना खान ने अपनी बात रखी और उनमें से भी केवल हिना खान ने अपने पोस्ट में विशेष रूप से हिंदू शब्द का उल्लेख किया। ये स्पष्ट विरोधाभास बॉलीवुड के भीतर गहरी जड़ें जमाए हुए हिंदू द्वेष को दर्शाता है, जहां संभावित प्रतिक्रिया के डर से अभिनेता या अभिनेत्री भी हिंदू विषयों को स्पष्ट रूप से संबोधित करने से कतराते हैं।